विद्युत ने इधर अपने घर पर खुशी को अपने रूम में सुला दिया था और वो उसी के सिरहाने बैठकर कुछ कुछ सोच रहा था। तुम चिंता मत करो खुशी, हम जब तक हैं तब तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विद्युत ने खुशी के सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मगर खुशी गहरी नींद में सो रही थी। इसी कारण उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। विद्युत मन ही मन सोच रहा था कि उसे पुलिस पर नजर रखे काफी दिन हो गए हैं, तो वो आज सिमरन से मिलने का फैसला करता है। हालांकि वो ऐसा अक्सर करता रहता था, कभी क्राइम सीन पर तो कभी वर्क प्लेस पर वो अपने काम की इंफॉर्मेशन तो किसी तरह से निकाल ही लेता था, मगर अब कुछ दिनों से वो अपने आप में बहुत ज्यादा बिजी चल रहा था। इसी कारण वो सिमरन से मिल नहीं पाया था। उस वक्त सुबह हो चुकी थी। सुबह के 8 बज रहे थे। विद्युत पूरी तरह से तैयार होकर कंधे पर बैग, गले में आईडी कार्ड और एक कैमरा लटकाए घर से निकल पड़ता है। आज ऑटो से ही जाना चाहिए, क्यों बेकार में कार से जाऊं, कहते हुए विद्युत रोड पर जा पहुंचा। इधर रोड पर आते ही विद्युत ऑटो को रोकने की मुशक्कत करने लगा और बोला, अभी कोई लड़की हाथ दिखाती ना तो तुरंत लाइन लग जाती ऑटो की। साला लड़का होना भी पाप है इन ऑटो वालों की दुनिया में। कहते हुए विद्युत कभी इस ऑटो को रोकने के लिए हाथ दिखाता तो कभी दूसरे ऑटो को रोकने के लिए हाथ दिखाता, मगर उसका हाथ ट्रैफिक की वो पीली लाइट हो गई थी जिसको हर कोई इग्नोर करता था। ठीक इस वक्त ऑटो वाले भी विद्युत को इग्नोर किए चले जा रहे थे। तभी विद्युत के बगल से ही एक खूबसूरत हाथ ऑटो रोकने की कोशिश करता है और खूबसूरत हाथ देखते ही एक ऑटो वाला आकर रुक जाता है। विद्युत ने जब इस खूबसूरत हाथ का चेहरा देखना चाहा तो उसे अपने मन को ये बात समझानी पड़ी कि आप ऐसे ही किसी अनजान लड़की को उसका स्कार्फ उतारने को नहीं बोल सकते, क्योंकि इस चक्कर में आपकी कुटाई भी हो सकती है। ये लड़कियां सुबह होती ही क्यों स्कार्फ बांधकर घूमने लगती हैं चेहरे पर, समझ नहीं आता। विद्युत उस लड़की की तरफ देखकर मन ही मन कहता है। तभी विद्युत को लगा कि चेहरा ना सही, कम से कम उसकी आंखें तो देख ही सकता है, मगर वो लड़की चश्मा हटाती तब ना उसको देखता, तो विद्युत की यह ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। बस उसके नसीब में एक आवाज लिखी थी, वो भी उसके लिए नहीं, ऑटो वाले के लिए। भैया मुखर्जी नगर चलोगे क्या? स्कार्फ के पीछे से आवाज आई। नहीं मैडम, उस रास्ते पर अभी बहुत जाम मिलेगा, ऑटो वाले ने कहा। इसके बाद लड़की पीछे हट गई और दूसरे ऑटो को देखने लगी। तभी ऑटो वाले ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए विद्युत से पूछा, ए हीरो, तू कहां जाएगा? विद्युत ने अपना पता बताया और ड्राइवर ने उसे अंदर बैठने का इशारा किया। ये पहली बार था जब एक बार में ही विद्युत बिना मोल भाव किए ऑटो में बैठ गया था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी और उसका कारण था उस स्कार्फ वाली लड़की ने जो जैस्मिन वाला सेंट लगाया हुआ था। जैस्मिन की खुशबू ही थी जो मुस्कान बनकर विद्युत के चेहरे पर बैठी हुई थी, क्योंकि इस खुशबू से विद्युत को अपना कुछ याद आने लगा था। ये उन दिनों की बात है जब विद्युत और तनु साथ में थे। दोनों की अच्छी तरह जमने लगी थी। कोई किसी के लिए पराठे लाता तो कोई किसी के लिए मिठाई। ऐसे ही एक दिन विद्युत क्लास में बैठा तनु का इंतजार कर रहा था। तनु आज लेट हो गई थी, जिस बात से विद्युत उस पर गुस्सा था। तनु विद्युत के हाव भाव देखकर समझ गई थी कि विद्युत आज मुंह फुलाए बैठा है। तनु भी चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैठ गई और दोनों एक ही बेंच पर बैठे थे। आज कुछ भी हो जाए हम बात नहीं करने वाले इस लड़की से, बहुत हो गया, विद्युत ने मन ही मन गुस्सा करते हुए कहा। तनु कुछ बोलना चाहती थी, मगर विद्युत मुंह घुमा लेता है। आज तो विद्युत ने मुझे जल्दी आने को कहा था, लेकिन मैं लेट हो गई, इसे कैसे भी करके मनाना तो पड़ेगा ही, तनु मन ही मन कहती है। दोनों की नोकझोंक चल ही रही थी कि तभी तनु ने चुपके से अपना रुमाल निकाला और उसे सूंघते हुए एक लंबी सांस अंदर ली, जिसके बाद तनु खुशी से भर गई। विद्युत भी टेढ़ी निगाहों से तनु को ये सब करता देख रहा था, मगर मुंह फुलाए चुपचाप से बैठा हुआ था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब तनु अपना रुमाल बेंच पर ही छोड़कर कुछ काम से क्लास के बाहर चली गई। विद्युत ने सोचा कि ये सही मौका है। उसने तुरंत तनु का रुमाल उठाया। रुमाल की जब परतें बिखेरी तो विद्युत को उसमें एक रात की रानी का फूल मिला। ये फूल कितना सुंदर है और इसकी खुशबू भी मस्त है, कहते हुए विद्युत ने वो फूल हाथ में ले लिया और उसकी खुशबू को अपनी सांसों में भरने लगा। मगर फूल की खुशबू ऐसी थी कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और आखिरकार विद्युत ने अपने मन में थोड़े में ही संतोष कर लिया ताकि उसकी चोरी ना पकड़ी जाए, और किसी तरह खुद को समझाते हुए वापस उस फूल को उसी रुमाल की परतों में छिपा दिया। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, आ गया आईटीओ।
ऑटो ड्राइवर के ये शब्द विद्युत को एक झटके में उस बेंच पर पड़े हुए रानी फूल की खुशबू से बाहर ले आए थे। विद्युत वापस इस यादों को वक्त की परतों में समेटता हुआ ऑटो से उतर जाता है और एक 50 का नीला सा नोट एक थैंक यू के साथ ऑटो वाले को थमाता हुआ अपनी राह की ओर आगे चल देता है। इधर थाने में कांस्टेबल प्रेम प्रकाश और ओमजी मेहता दोनों एसआई नवीन के सामने खड़े एक वारदात की जानकारी दे रहे थे और ये वारदात हुई थी पिछली रात को और इस वारदात की कहानी बलराम भाटी से जुड़ी हुई थी। नवीन भी चुपचाप उन दोनों को सुने जा रहा था। ओमजी ने कहा, सर पत्नी के सर पर चोट है और हाथ पैर पर मारपीट के नीले निशान। प्रेम ओमजी की बात को पूरा करते हुए बोला। नवीन ने फिर पूछा, बच्चे भी हैं उस बलराम भाटी के? प्रेम ने कहा, हाँ सर 2 लड़कियां हैं पर रात को सो रहे थे इसलिए उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। नवीन ये सुनते ही गुस्से से बोला, उस भाटी ने तुम दोनों को एक कहानी सुनाई और तुम दोनों सुनकर आ गए। दोनों कांस्टेबल एक दूसरे को देखते हुए बोले, हाँ मगर आसपास तो पूछताछ की ना, उनका भी यही कहना है। नवीन का पारा ये सुनकर 7वें आसमान के पार हो चुका था। उन दोनों पर बरसने ही वाला था कि तभी एक और कांस्टेबल नवीन के पास आकर बोला, सर आपसे कोई मिलना चाहता है, खुद को बलराम भाटी बोलता है। बलराम भाटी का नाम सुनते ही नवीन चौंक पड़ा। उसने तिरछी नजरों से दोनों कांस्टेबल की तरफ देखा। तुम दोनों गए थे ना उसके घर, फिर वो अकेले कैसे आया यहां? नवीन ने गुस्से से कहा, हाँ सर हम दोनों गए थे मगर उस वक्त उस भाटी ने कहा कि वो 1 घंटे बाद आएगा, वो कुछ काम कर रहा था और आपने कहा था ना कि सब कुछ शांति से होना चाहिए, इसलिए हमने भी आगे कुछ नहीं कहा। कांस्टेबल मेहता ने पूरी बात बताई। हाँ मगर तुम उसे ला सकते थे ना, कल रात जो उसने किया उस गुनाह पर। नवीन ने कहा, हाँ मगर वो अभी आ गया है तो पूछताछ कर लेते हैं ना, प्रेम प्रकाश ने कहा। इसके बाद नवीन थोड़ा शांत हुआ। उसने तीसरे कांस्टेबल से कहा, किशनलाल भेजो अंदर जरा उस बलराम भाटी को। इसके बाद बलराम भाटी को नवीन सीधा इंट्रोगेशन रूम में ले जाता है। हाँ बैठो यहां शांति से और जो कुछ भी पूछ रहा हूं उसका सही सही जवाब दो, नवीन ने कहा। इसके बदले में बलराम भाटी ने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ तो बताओ उस दिवाली की रात तुमने क्या देखा था? नवीन ने पूछा। सर मैंने पहले भी यही बात बोली है और अभी भी यही बोल रहा हूं, मैं उस रात नशे में था, मुझे कुछ याद नहीं। बलराम ऐसा ही नवीन के आगे गिड़गिड़ाता हुआ बोला। पक्का सही कह रहे हो ना? नवीन टेबल पर जोर से हाथ पटकता हुआ बोला। हाँ सर मैं झूठ बोलकर क्या करूंगा, बलराम भाटी ने जवाब दिया। लेकिन नवीन भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गुस्से में बलराम को बालों से पकड़कर नीचे घसीटा और एक मोटे बांस के डंडे से कमर के नीचे अंधाधुंध मारने लगा। बलराम की चीखें इस वक्त पूरे पुलिस स्टेशन में गूंज रही थीं। हर कोई इंट्रोगेशन रूम के आगे से गुजरता हुआ मन ही मन बस यही दुआ करता कि जल्दी जल्दी मुलजिम सच बोल दे और बच जाए। नवीन जब मारते मारते थक जाता है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। इधर बलराम भाटी मन ही मन हंस रहा था कि उससे जिद्दी कोई नहीं है। ये मामला 1 घंटे से ऐसे ही चल रहा था मगर कोई अपनी बात से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। बलराम कुछ और बोलने को राजी नहीं था और नवीन कुछ और सुनने की चाह में बलराम को पीटे जा रहा था। ऐसा वो सिमरन के कहने पर कर रहा था क्योंकि वो इस वक्त सिमरन का ही ऑर्डर फॉलो कर रहा था। सिमरन भी इस वक्त कमरे में मौजूद थी और ये सब होते हुए चुपचाप देखे जा रही थी, इस उम्मीद में कि अब उसे अगला क्लू मिले या फिर कोई ऐसी लीड मिले जो उसे कातिल तक ले जाए। सिमरन 1 घंटे बाद भी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप दोनों को सवाल जवाब करते हुए देखती रही। मगर धीरे धीरे समय के साथ उसकी भी हिम्मत अब टूटने लगी थी। सिमरन ने देखा कि नवीन की हालत अब खराब हो चुकी है तो उसने भी एक दाव खेला और उसने बलराम से कहा, तुम्हें सोनम सूद के केस के बारे में कुछ नहीं बताना? चलो ठीक है, हम भी अब और नहीं पूछेंगे, लेकिन तुमको कल रात हुए इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बताना होगा, वो भी सच। ये सुनकर बलराम बोला, कौन सा इंसिडेंट? नवीन बलराम के गाल लाल करता हुआ जोर से बोला, कल बीवी के साथ मारपीट करी तूने, औरत पर हाथ उठाया, जिंदगी भर यहीं सड़ा दूंगा तुझे, समझा ना? बलराम कुछ बोलने ही जा रहा था कि सिमरन उसकी बात काटते हुए फिर बोली, अगर सब सच बोल दोगे तो अभी छोड़ देंगे, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बोल क्या बोलता है? बलराम एक लंबी सांस भरता है और बोलता है, पानी। नवीन और सिमरन दोनों चौंक जाते हैं। बलराम फिर बोलता है, सर थोड़ा पानी पिला दो।
नवीन पानी के लिए उठ ही रहा होता है कि सिमरन उसे बैठने का इशारा करती है और खुद एक गिलास पानी भरकर बलराम के सामने रखते हुए बोलती है, पी और बोल। बलराम उस पानी को ऐसे पीता मानो उसकी सालों की तपस्या का फल वो एक गिलास पानी था। खाली गिलास टेबल पर रखते हुए बोला, मैडम जी, जो मेरी बीवी आपको बोली वो सब कुछ झूठ है, ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं था। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। कहानी? कैसी कहानी? और क्या भरोसा तेरा कि तू जो कहानी सुनाएगा वो सच्ची होगा? सिमरन ने गुस्से से बलराम भाटी को देखते हुए कहा, नहीं मैडम, अब इतना तो मुझे बोलने दीजिए, मैं कसम खाकर कहता हूं मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बलराम भाटी ने कहा, हाँ मैडम, सुन लेते हैं एक बार, आखिर इसे भी तो मौका मिलना चाहिए। नवीन ने सिमरन से कहा। नवीन की बात सिमरन को ठीक लगी। वो मन ही मन कुछ सोचने लगी।